बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से हों। कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई रात ऐसी नहीं जाती जब कराची की कोई एक ऐसी खबर वायरल ना हो रही हो जिस पर ज़ाहिर तबसरा या तज्जिया करना अहम ना हो। मैं सोच रही थी कि आज हमने मखसूस तौर पर बात करनी थी कुछ इंटरनेशनल सिनारियोज के ऊपर, और बिलखुसूस ये जो इंडिया भारत की बदमाशियां और बेहद झूठ जो है उस पर। लेकिन रात गए जो ये वाकया पेश आया है कराची की सड़क पर, एक मरतबा फिर दिल दहलाने वाला ये वाकया है। एक बच्ची, एक लड़की जिसकी अगले माह शादी थी, वो अपने भाई समेत एक डंपर के नीचे आई और जिंदगी से हाथ धो बैठी। उसका बाप इस वक्त जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसके चचा ये फरमा रहे थे, वो इन्होंने मोन्टाज में लगाया नहीं हमारे टीम के लोगों ने, वो ये कह रहे थे कि भाई कैसे सब्र करें, कब तक सब्र करें, कैसे किन हालात में सब्र करें। रोजाना की बुनियाद पर कराची शहर में कभी डंपर, कभी ट्रक, कभी बिजली के खंबे, कभी किसी और चीज से लोगों के सिर्फ जनाजे उठ रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। रात को ये वाकया पेश आया, 7 डंपर्स को इश्तियाल अंगेज लोगों ने, जिन जो जाहिर है मुश्तइल हो गए होंगे, उन्होंने ले जाके उनको आग लगा दी। अब जो आग लगी है उसके बाद एक और आग लगी है। वो डंपर्स के तमाम तरह एसोसिएशन के लोग बैठ गए धरना देकर। उन्होंने कहा हम तो नहीं उठने वाले, हमारी तो आपने चीजों को नुकसान पहुंचाया है, जान का नुकसान है, माल का नुकसान है। लेकिन एक चीज जो समझ नहीं आ रही है किसी को, वो ये कि ट्रैफिक की कवानीन की खुदा का वास्ता है पासदारी कर लो भाई, क्या मसला है। हमारे जो राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स, माशाल्लाह वो दंदनाते हुए निकलते हैं। ये डंपर्स वाले कह रहे हैं कि हमसे सख्त सवालात ना किए जाएं, हमें जरा हमारे भी हालात भाई आपसे पूछना ही चाहते हैं ना। ये तस्वीरें मुझे निकाल के दी हैं प्रोड्यूसर साहब ने, मैं चाह रही थी कि मैं चलाऊं, लेकिन क्या चलाऊं इसको, तस्वीरों को। इसमें सारे डंपर्स ये नजर आ रहा है, इसको तस्वीरें चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें हालत क्या है डंपर्स की, इसके नीचे से ये निकल जाती है बाइक्स इतनी तेजी से रवानी, कोई साइड मिरर नहीं है, कोई सेफ डिस्टेंस नामी चीज को जानते ही नहीं है, बस गाड़ियां दंदनाते हुए निकलते हैं। लोग ये कहते हैं कि बाइक राइडर्स की गलती है, मैं कहती हूं कि 100% इनकी गलती है। ये किसी भी तरह से एहतियात से गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन ये डंपर्स वाले भी कौन सी एहतियात करते हैं। अभी तक जो इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्या ये उसकी पासदारी कर रहे हैं या नहीं। लेकिन इस सब पे बात करने के लिए मैंने आज कहा था कि जरा, एक तो सबसे अहम बात ये मुझे पता चली कि ये जो तमाम एसोसिएशन है ट्रक वालों की और बाकी सारे, ये 2 धड़ों में तकसीम हो गई। इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना। वसाम जई, नुमाइंदा GTV, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जरा उनसे पहले बात कर लेते हैं। वसाम, वाकया हमें पता रात का है, 7 डंपर्स जला दिए गए हैं, बच्ची इसमें जांबाक हुई है, एक बच्चा इसमें जांबाक हुआ है, उनके वालिद साहब इस वक्त ज़ाहिर है अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी कंडीशन क्या है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये सूरत हाल जब 7 डंपर्स जला दिए गए, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ मालूम हुआ कि किन लोगों ने ये इश्तियाल में आकर या मुश्तइल होकर ये डंपर्स जलाए थे। और ये डंपर्स वाले जो हैं, क्या ये 2 हिस्सों में बंट गए हैं। हाजी यूसुफ, सदर ऑल ट्रक एसोसिएशन, आना था हाजी साहब को हमारे पास स्टूडियो में, लेकिन ज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग कस्टडी में हैं, तो हम उसके लिए थाने में मौजूद हैं। तो जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं। हाजी यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, ये बताएं कि ये कल रात को क्या वाकया पेश आया है, आपके कितने डंपर्स और ट्रक्स जलाए गए हैं और क्यों जले हैं ये ट्रक्स। ये हमारा 7 डंपर जो है ना वो जला हुआ है, और वो कई एक्सीडेंट में नहीं है। एक गाड़ी जो है जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी नहीं चला है। ये जो बाकी सही गाड़ी आ रहा है बन रोड पे, अगर 15-20 मिनट में बाद गाड़ी को जलाया है, तो उन्होंने 7 गाड़ी जलाया है उन्होंने। तो ये पता चला आपको, 1 मिनट हाजी साहब, ये फरमाए ना क्यों जली हैं आपकी गाड़ियां, ये नहीं आपने मालूम किया। हमने देखो, हमने गवर्नमेंट को बताया कि भाई तुम करना, गवर्नमेंट का काम है कि किसने जलाया है। अच्छा, तो आपके लोग, 1 मिनट हाजी साहब, जो आपके डंपर्स वाले हजरात हैं माशाल्लाह, उनकी कोई गलती कोताही नहीं है कि वो किस तरह सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं। अब देखो, वो जो मर चुके हैं वो हमारा भाई लोग हैं, उनका हम राजी में हम जाते हैं, हर तरीके में उनका घर पे हम जाएगा, उनको हर तरीके से भी तैयार है कि वो, उनको तकलीफ हमारा तकलीफ है। लेकिन आप लोगों के ड्राइवर्स जो हैं वो एहतियात से गाड़ी क्यों नहीं चलाते हाजी साहब। सारा मसला ये, रोजाना लोग मर रहे हैं, किस किस के घर के जनाजों पर जाकर आप उनके भाई बनकर खड़े होंगे, ये तो मसले का हल नहीं है ना सर। नहीं, आप तो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये हमारा ऊपर पाबंदी है, रात को 10 बजे निकलेगा और सुबह 6 बजे गाड़ी बंद कर रहे हैं।
हमारा गाड़ी पे पाबंदी पे ये बात तय हुआ, पहले रात दिन चलता था, अभी दिन को हम लोग ने मना कर दिया है। अभी ये जो गाड़ी, अगर वीडियो तुम देखेगा तो जिस रोड पे मोटरसाइकिल जा रहे हैं और जिस रोड पे डंपर जा रहा है, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा ये क्या हुआ। नहीं हाजी साहब, मुझे ये बताएं कि आपके, वो हमारा भाई लोग है। नहीं हाजी साहब वो ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो आपकी तस्वीर चलाएं यार, मेरी शक्ल हटा के विंडो पे वो डंपर्स की तस्वीर लगाएं। मुझे ये बताएं हाजी साहब, ये जो डंपर्स है इनके लिए एक एसओपी है ना, आपने टाइमिंग की एसओपी बताई, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो व्हीकल है उसमें जो गैप है टायर का और आपके जो पूरा उसका ज़ाहिर ट्रक का ऊपर का जो सांचा है उसका, उसमें गैप इतना है कि अगर मोटर बाइक अंदर, ये वाली ये जो अंदर आती है मोटर बाइक, तो पता नहीं चलता ड्राइवर को। जो पीएसओ के और दीगर ऑयल टैंकर्स वगैरह चलते हैं उसमें इस तरह के मसाइल नहीं होते। आपके डंपर्स क्यों नहीं अभी तक बेहतर तरीके से उनको आप लोग चला रहे हैं, उनके टायर्स वगैरह की? देखो हम कोशिश ये करेगा, देखो आप, हम नहीं चाहते जो हमारे डंपर से इतना नुकसान हुआ और वो इतना परेशानी सारा रात सारा दिन। अभी हम वो जो मोटरसाइकिल स्पीड का जो रास्ता है, जो बड़ा जो गाड़ी गुजर रहे हैं, उसी रास्ते में कोटवार के साथ जा रहे हैं। ये खाली हाथ में जो मोटरसाइकिल है और ड्राइवर की तरफ मोटरसाइकिल नहीं है, तो हम बोलते हैं ये तो जो बंदे मर चुके हैं वो इतना नुकसान, उसका कोई नुकसान भर नहीं सकते। 7 गाड़ी किया, ये 50 गाड़ी भी जल जाए, उनका पैसे नहीं भर सकते। ये अच्छी बात की है ना आपने। अच्छा दूसरा ये मुझे बताएं, ये लियाकत महसूद साहब के साथ आप लोगों का झगड़ा हो गया है? ये लियाकत महसूद गलत बातें करते हैं, हम आवाम ही की है, हमारा आवाम का मसला ही की है। महसूद गलत बात करते हैं। क्या बात की है? लियाकत महसूद ने क्या कहा कि आप लोगों के जो डंपर्स हैं वो वापस करें या नहीं करें? क्या, किस बात पे झगड़ा हुआ आपका? हमारा उनका इसी बात पे झगड़ा होता है, जो वो बोलते हैं मैं ये करेगा, गाड़ी चलाए हम वो करेगा, उनके ऊपर एफआईआर काटो। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई किसी के ऊपर एफआईआर काटो। अच्छा, और वो आपको कह रहे हैं कि एफआईआर कटवाओ और आप लोग नहीं कटवाना चाहते एफआईआर? हम एफआईआर किसी के ऊपर क्यों काटे? हमारा क्या काम है एफआईआर काटना उन लोगों पर? अच्छा दूसरा ये बताओ ना आप हाजी साहब, ये बताओ आप सर जी, अभी आप लोगों की कमिश्नर कराची से मुलाकात थी, वहां क्या बात की आप लोगों ने? हमारा उनसे यही बात हुआ, उन्होंने जो है ना सजिल मेमन से मुलाकात हुआ कि भाई ये जो बेगुनाह बेकसूर गाड़ियों को जलाया है, हाँ। हमारा वो गाड़ी बनाओ, वो गाड़ी का बनाओ तो फिर जो है ना मरोड़ खुल लेगा कि वो उनका क्या कसूर है। एक गाड़ी ने स्टेटरिंग किया और 7 गाड़ी को जलाया। लेकिन हाजी साहब मसला ये है ना, हाजी साहब देखिए आप ज़ाहिर शहर में रहते हो ना, आपको पता है यहाँ पर एक जान नहीं हजारों जानें जा चुकी हैं इसी डंपर्स की वजह से, तो लोगों में गुस्सा बहुत है। अब बात दुरुस्त है, हमने पूरा अगर चेक करेगा तो कारों से और ट्रालों से टैंकरों से जो बंदे मर गया ना, उससे हमारा बहुत कम जा रहे हैं, लेकिन हम डंपर कर रहे हैं। अगर टैंकी ने भी मारा तो बोले डंपर है, ट्रेले ने भी मारा तो बोलते डंपर है, अगर वो कार ने मारा फिर भी बोलते डंपर है। नहीं ऐसी बात नहीं है हाजी साहब, मेरे पास फिगर्स है, मैं अभी आपसे बात कर लूं फिर बताऊंगी अपने नाज़रीन को, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों को एक एसओपी दी गई थी, आपने कैमरास लगाने थे, डैशबोर्ड के पास लगाना था, साइड मिरर्स लगाने थे, ताकि इस तरह के हादसा, क्योंकि अभी पिछले दिनों बड़ा रौला पड़ा था ना, इसी शहर के महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह को जेल तक जाना पड़ा आफाक अहमद साहब को, यही सारी कहानी चली थी ना। तो इसके बाद आप लोगों ने अपने डंपर्स बेहतर किए हैं या नहीं किए, या वैसे ही चल रहा है मामला? नहीं, हमने सब सही कर दिया, और उसका वो जो काम किया था वो भी लियाकत महसूद ने किया, आप लोग को ज्यादा पता है। तो आप मुझे बताओ, आपके जो डंपर्स और ट्रक्स हैं उसमें कैमरास लगे हुए हैं? भाई हमारा गाड़ी में जो है ना ट्रैकर भी लगा होता है, कैमरे भी लगा होता है। तो फिर ये हादसा क्यों हुआ हाजी साहब? देखो ये ऐसा तो कोई भी नहीं रोकवा सकते ना, ये तो अल्लाह का तरफ से होता है, ये कोई नहीं रोकवा सकते और न किसी का मौत कोई रोकवा सकते हैं। अब इसका हल क्या, आप अपने ड्राइवर्स को किसी तरह की कोई बास पुर्स करोगे हाजी साहब आप कि भाई अल्लाह का वास्ता है कराची में चलाना है डंपर या ट्रक तो इंसानों की तरह चलाओ, ये क्या इंसानों को मार मार के चलाओगे? नहीं, हमने बाकायदा उनको स्पीड भी कम किया, बाकायदा उनको ड्राइवर हेवी नेशन का बगैर नहीं रखते। तो ये अभी आपके 7 गाड़ियां, एक मिनट हाजी साहब, आपकी 7 गाड़ियों को कमिश्नर कराची ने आपसे वादा किया है कि वो बना के दे रहे हैं? आप खुद सोचो जब भी गुनाह गाड़ी को जला है तो उनको कौन बनाएगा? उन किस्तों का गाड़ी है, उसको कौन सही करेगा? तो उन्होंने आपको कहा है ना कि मुआवजा देंगे आपको।
जी, उन्होंने, कमिश्नर साहब ने आपको यही कहा ना कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, आप लोग धरना वरना नहीं मुआवजे का करो। बात नहीं हुआ, मुआवजे का बात नहीं हुआ। फिर गाड़ी बना के देंगे? गाड़ी में जो खर्चा होगा वो होगा। अच्छा, और अभी अगर ये नहीं होता तो आप लोग कोई धरना शरना दोगे या मामला खत्म हो गया, अभी बातचीत हो गई है? देखो आपको तो जब बेगुनाह का जो बंदा मर गया है उनका घर भी हम जाएगा और उनका हर तरीके से। ठीक है हाजी यूसुफ साहब, सदर ऑल ट्रक एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन, हमसे बात करने के लिए मौकिफ लेना जरूरी होता है। वसाम, आप हमारे नुमाइंदे, ज़ाहिर सुबह से मैं देख रही हूँ सारी चीज़ों पे अपडेट कर रहे हो। वसाम, सूरत हाल तो हमारे सामने आ गई है किसी हद तक, मुझे ये बताइए कि असल में वाकया क्या हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लेम ग्लेम बहुत होता है। लोग कहते हैं कि बाइक राइडर्स की गलती थी, लोग कहते हैं डंपर्स वालों की, जैसे अभी हाजी साहब कह रहे थे कि किसी भी गाड़ी से मरे नाम डंपर और ट्रक का। असल वाकया कुछ इन्वेस्टिगेट हो सका? कहाँ गलती हुई थी? क्या वायलेशन डंपर वालों ने की या खुदा ना खास्ता वो जो बाइक राइडर्स सवार थे उन लोगों की स्पीड थी? क्या था मामला वसाम? देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता शब जो है एक अफसोसनाक अलमनाक वाक़या पेश आया था कि एक फैमिली जो शादी में गई थी, शादी में वो मलीर गई थी, मलीर से वापसी में ये दो बाइकों पर मौजूद थे, जो हमें इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक पता चला है। अच्छा, एक बाइक पर जो है वालिद साहब और दो बच्चे थे, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि और 22 साल जो एक वो उनकी बेटी थी महानूर, जिसकी अगले महीने शादी थी। अब ये फैमिली साथ थी। जब बाप जो है बच्चों के यकीनन, और जो वालिद थे उनकी उम्र भी 47 साल बताई जा रही है, शऊर रखते हैं। अच्छा। तो वो रोड पर तेजी से तो नहीं जा रहे होंगे। वो जब जा रहे थे तो बताया जा रहा है कि पीछे से जो है डंपर ने मारा है। ये हमें पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि अच्छा। डंपर ने मारा है, जिस पर जो है मौके पर ही जो है दो लोग जाँ बहक हो गए, और जिसमें से जो वालिद थे उनको, वो जख्मी थे, जिनको ज़ेरे इलाज अभी अस्पताल में है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त थोड़ी देर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। उनके वालिद जो जख्मी थे, जो चल नहीं सकते थे, हाथ में उनके पट्टी बनी हुई थी, माथे पे उनकी पट्टी थी, पूरा मुंह सूजा हुआ था, लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि दो बच्चों के जनाजे, और जो बच्चा था वो सबसे छोटा, 7 बहन भाई हैं, और जो वालिद हैं वो घर में खुद कफील हैं, बाजार लगाते हैं, और अगले ही महीने उनकी 2 बेटियों की शादी थी, जिसमें से वो सामान जमा कर। वसाम, करना पड़ा। वसाम, आप जो बता रहे हैं सारी मालूमात ये बहुत अहम है, और जाहिर है उस फैमिली का तो कोई दावा नहीं कर सकता जिसके ऊपर ये क़यामत टूटी है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस सारे वाक़े के बाद कोई मोरद इल्ज़ाम जिन लोगों को ठहराया जा रहा है, जो कि जाहिर है डंपर वाले हैं, कोई इनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई हुई है या सब हाश-हाश हो गया है? थोड़ी देर का शोर है, लोगों के घरों से मैयतें उठेंगी, जनाजों की तदफीन होगी, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, डंपर माफिया अपने काम पे लग जाएंगे, बाकी सारी जो जाहिर मशीनरी है वो अपने कामों में लग जाएगी। बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि क्या होगा, आप बात क्यों कर रहे हैं, क्या इनको सजा मिल जाएगी, क्या ये एक वाक्य है? ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि कई वाक्य हो चुके हैं। अगर मैं आपको आजाद शुमार बताकर चलूँ तो 548 लोग अजल बन चुके हैं जमा साल। तो उनका यही कहना है। और डंपर की जानिब से जो बाकायदा जो निजी महल है वहाँ पर जो राष्ट्रीय रोड है वहाँ पर एहतजाज भी रखा गया, दोनों शहरों को बंद कर दिया गया। उनका यह कहना था कि हमारे 7 डंपर जो जले वो गलत जले, डंपर जो जले वो गलत जले। अब आप मुझे ये बताएं, एक फैमिली जो शादी से आ रही है, एक बेटा, एक बाप का जो मकसद होता है मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, वही बाप जख्मी अपने बच्चे का जनाजा उठा रहा है। एक बेटी जो अगले महीने जो घर से जो रुखसत होने वाली थी उसका जनाजा गया है, उसको दुनिया से रुखसत करना पड़ गया। ठीक हो गया वसाम, जला दिया गया है। बिल्कुल ठीक है वसाम, आई एम रियली सॉरी, मुझे इस पर बहुत बात करनी है, मैं शायद करती भी रही हूँ, लेकिन वक्त की कुछ तंगी होती है, ऑन एयर टाइमिंग की। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। मैं कह रही हूँ ना कि डंपर एसोसिएशन हो, कराची का कोई भी मसला हो, मैं इसलिए तबातुर से कई सालों से ये मामला हमारे हाथ में इस वक्त कलम भी है, उसकी ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरे की ताकत भी इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पर जाकर बात करते हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा।
और वो इसलिए हल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर विल नहीं है। हमारी गलती, मेरी गलती सबसे ज्यादा पहले है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो इस सड़क को अपने बाप की जागीर समझते हैं, जहां से दिल चाहता है सन्नाटे भरते हुए गाड़ियों को घुमाते हैं, गाड़ी के स्टीयरिंग को समझते हैं कि जहाज में बैठे हुए हैं। हकीकत हाल यह है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हर तरह से इंप्लीमेंट करवाना बहरहाल सिंध हुकूमत और सरकार की जिम्मेदारी है। ये डंपर्स एसोसिएशन रोजाना की बुनियाद पर लोगों को मारते रहे, कॉम्पनसेशन के नाम पर यहां पर सरकार चंद टके देकर उनको खामोश करवाती रहे, उन डंपर्स को बनवाती रहे। ये सिलसिला बहरहाल बंद होना चाहिए। मैं इस पर बहुत बात कर सकती हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है और जरा मैं ये बात जरूर करना चाहती हूं ब्रेक से वापस आकर कि ये इंडिया का दिमाग जो खराब हुआ है, इसकी कोई दवा पाकिस्तान में तो है और पाकिस्तानियों ने इनको दवा देकर सीधा भी किया था, लेकिन मेरा ख्याल है अगली डोज का इनको फिर इंतजार है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस सेगमेंट में हम जरा बात करना चाहते हैं ये जो इंडियन मीडिया को भूत सवार है झूठ बोलने का और मुसलसल बुनियादों पर बोलने का। पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस हैं, जाहिर है 14 अगस्त आ रही है, मार्का हक हमने अदा किया है, बनियानुल मरसूस हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस सब के बाद 3 महीने के बाद इनके एयर चीफ को पता नहीं कौन सा ख्वाब आया कि ये उठे और उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के जो है ना पता नहीं 6 तैयारे गिरा दिए हैं। तो भाई किधर गिराए हैं, कहाँ गिराए हैं, हमें भी दिखा दो। पूरी दुनिया भी पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही, रॉयटर्स पूछ रहा है, BBC पूछ रहा है, CNN पूछ रहा है, फॉक्स पूछ रहा है, अल जजीरा पूछ रहा है। नहीं इनको समझ आ रहा बताना कि कहाँ से बताएं। इतनी खिफत मिटाने के बावजूद भी सच बताने को तैयार नहीं है और अमेरिका से ये जो दूरी है इस पर भी जरा बात करना अहम है। मैंने आज सोचा था ये कि आज जरा हम इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का एक एक्स अकाउंट पर मैंने जरा पैगाम देखा, उन्होंने कहा कि मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। भारत के पार्लियामान के अंदर भी, उनके पार्लियामेंट में भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो जरा हमसे आज उनसे बात करेंगे और फील्ड मार्शल का जो दौरा अमेरिका है उस पर भी बात होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और अहमद हसन अल अरबी, आप भी तज्जियाकार हैं। दोनों को वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, जरा आपसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। फरमाइएगा, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं और सबको पता है कि बोल रहे हैं, लेकिन अगर चले ये क्लेम भी कर रहे हैं इंडिया वाले कि इन्होंने हमारे 5 नहीं 6 तैयारे गिरा दिए, तो ये क्या बताना चाहते हैं और कौन से तैयारे इन्होंने गिराए हैं? दुनिया इनसे पूछ रही है, इनको कुछ पता भी है? तैयारे कहते किसको? इनके पायलट से तो तैयारे उड़ने से पहले गिर जाते हैं, मतलब उड़ाए भी नहीं जाते बेचारों से। मुझे तो सना हैरानी ये है कि 3 महीने से ये सोए हुए थे। पता नहीं, पाकिस्तान ने पहले दिन अनाउंस कर दिए कि हमने 6 जहाज गिराए हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसके सबूत दिए। उसके बाद आपके सामने ट्रम्प ने अभी 3-4 दफा खुद कह दी कि हाँ जी पाकिस्तान ने 5-6 जहाज गिराए हैं। सही बात है। राफेल ने कह दिया, तमाम जर्नलिस्ट ने कह दिया, हर एक ने प्रूफ कर दिया। इवन इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा हाँ जी हमारा नुकसान हुआ है, पर हमने ये देखना है नुकसान हुआ क्यों है, ये बात कर ली। क्या इन्होंने कभी भी एक जहाज गिराने का पाकिस्तान का जिक्र किया? दे आर सच स्टूपिड इडियट्स कि मुझे समझ नहीं आती है कि आप फिर या तो कहो हाँ जी ये देखें हमारे पास विजुअल्स हैं, ये डेब्रिज हैं, ये पाकिस्तान के जहाज गिरे हुए हैं और ये हमने सैटेलाइट से इमेज लिए हैं, और तमाम जर्नलिस्ट को लेके जाते वहां पर दिखाते, वहां पर डिफेंस अटैचेस को लेके जाते। जैसे हमारे पास तो जब आए थे, जब हमने रबीनगर जहाज गया था, हम तो लेके गए थे, हमने दिखा दिए सब कुछ। जहां पर 2 कब्जे मारे थे बालाकोट में, वो भी जगह दिखा दी थी। तो मेरे ख्याल में ये आप झूठ बोलने के चैंपियन बन गए, इसीलिए दुनिया ने इनकी बातों को सुनना ही छोड़ दिया है। बिल्कुल सही। They are proven liars, और इसीलिए अब ये इस खित्ते में आइसोलेट हो गए। इनको आप समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। ना मोदी को, ना इनके अखंड भारत के 4 के टोले को, ना इनके चीफ आर्मी स्टाफ को, ना एयर चीफ को, और ये जिस बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अब इसने दुनिया ने असल में एक बात समझ ली है ना, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल, मोस्ट इमेच्योर न्यूक्लियर स्टेट, जो एक छोटा सा स्टेट ड्रामा करके, फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके पहलगाम में, सही बात है, एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर आप अटैक कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि इसके डायनामिक्स क्या होते हैं लड़ाई के, और न्यूक्लियर मुल्कों में जो लड़ाई होती है वो ये कहाँ तक जा सकती है, फॉलोअर्स क्या हो सकते हैं,
बिल्कुल ठीक जिस बात। पे दुनिया ने इनको मुंह लगाना छोड़ दिया और पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया दुनिया ही हारिस साहब, दुनिया नहीं, दुनिया के सबसे बड़े आदमी डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको मुंह लगाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा अपना मुंह ही उधर करो, तुमसे बात ही नहीं हो सकती। मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं आती हूँ। अहमद हसन अलरबी साहब, आपको तो इंडिया वाले बहुत, मुझे लगता है बस बहुत पूछते हैं और आपको नफी में पूछते हैं। जब आप उनके बारे में लबकुशाई फरमाते हैं तो कहते हैं बस इसी को पूछना शुरू कर दो। ये क्या मामला है भाई? अहमद हसन साहब ये फरमाए ना, ये खिफत मिटा रहे हैं या गुजरात का एक इलेक्शन जीतने के लिए इनके एयर चीफ को फिर लाके खड़ा कर दिया है? कहां हमारे एवीएम औरंगजेब और कहां ये जिसे कहते हैं ना जमीन और आसमान का तजाद है। जरा फरमाइए, ये इंडिया को क्या 3 महीने बाद अब ये क्यों याद आ रहा है भाई? देखें, ये बहुत शुक्रिया आपका। इसमें इंडिया, इनकी स्ट्रेटेजिक डिसोरिएंटेशन है। इनको आम तौर पे, ब्रिगेड साहब बैठे हैं, ब्रिगेड साहब को तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि जब जंगों की वॉर गेमिंग होती है, जो ये जंग इन्होंने अब लड़ी है, ये अब से तो नहीं है, तो पिछले 10 साल से प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर इन्वेजन करने का। तो जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं, मिलिट्रीज होती हैं, वो जब वॉर गेमिंग करती हैं तो हर पॉसिबल वॉर सिनेरियो पे करती हैं। वो अपनी जीत पे भी करती हैं, अपनी हार पे भी करती हैं। लेकिन ये दुनिया की वाहिद मिलिट्री है जिसने वॉर गेमिंग के दौरान ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान से हमें मार पड़ेगी तो हमने उसको हैंडल कैसे करना है। और अब वही आप देख रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या करना है। वो पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्री फॉल का शिकार है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फ्री फॉल का शिकार है। जयशंकर पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई तुम तो इतने बड़े डिप्लोमेट थे, तुमने क्या किया। अजित कुमार डोवल पे विद इन बीजेपी क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि भाई तुमने अरबों रुपया लगा दिया टीटीपी और बीएलए पे कि जब इंडिया इन्वेजन करेगा तो पीछे से हमले करेंगी, वो तो कहीं पे नजर ही नहीं आई, तो तुमने ये क्यों, तुमने तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट खराब कर दी। सो पूरी दुनिया इनको क्रिटिसाइज कर रही है। इनके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो आजादी की तहरीकें हैं वो बहुत तेज हो गई हैं और इस सारी सिचुएशन में इनको पता नहीं चल रहा कि हमने हैंडल कैसे कर रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड के ऊपर जो पाकिस्तान से मार खाई है, ये इंफॉर्मेशन डोमेन में उसको ठीक करना चाह रहे हैं, विच इज टेक्निकली इम्पॉसिबल। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वाला जो अमेरिका वाला सारा मामला हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को तो वो इनका वो क्या कहते हैं वीकनेस मिली हुई है। वो तो कह देता है कि ये आए थे मेरे पास माफी मांगने, भीख मांगने के पाकिस्तान से सीज फायर कराओ। इंडियंस ये मान नहीं सकते। अब इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पावर प्रोजेक्शन के लिए होती ना, तो इंडिया ने कहना था ठीक है हमने सीज फायर के लिए अमेरिका को रिक्वेस्ट किया, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी है अपनी कल्टिस्ट ऑडियंस को प्लीज करने के लिए। तो एज अ उनकी फॉरेन पॉलिसी बन गई इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट। अब वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सबूत अभी तक ये कोई दे नहीं सके कि जो हमारे कोई जहाज गिरे नहीं है। काउंट के लिए, राफेल काउंट के लिए ये मान नहीं रहे। ये इन्होंने राफेल की इंडस्ट्री तबाह, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने राफेल गिराए हैं। सही बात और है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान सबूत पे सबूत देता जा रहा है कि तुम्हारे जहाज गिरे इस तरीके से। अब कल एक बुक भी लॉन्च हो रही है जिसमें मजीद आपको बहुत ज्यादा सबूत अभी मैं आती हूँ बुक पे अहमद। वो बुक के पीछे तो आपका चेहरा है, आपका दिमाग है, वो सब मुझे पता है। मैं अभी आके आपसे पूछती हूँ, एक जरा ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल का जवाब लूं। हारिस नवाज साहब, मामला ये है कि इस वक्त तक जो ताल्लुकात की अगर हम बात करें, जो बात अहमद साहब फरमा रहे थे फॉरेन पॉलिसी की मद में, फील्ड मार्शल का दौरा, अभी हालिया दौरा, एक और दौरा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ब्रेन ड्रेन को कहा है कि हम ब्रेन गेन कर रहे हैं। यहां पर जो फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका है, आला सियासी और अस्करी क़यादत से इनकी मुलाकात है, ये सारा सिनारियो जो बनता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया अपनी खिफत मिटाने के लिए या अपने हालात में कुछ बेहतरी के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, ताकि उस ज़रा फेस सेविंग तो करनी होती है ना आपको दुनिया के सामने, कैसे आप दिखाएंगे? आपका बहरहाल जैसा तैसा भी मोदी आपका वजीर आजम है तो सही ना। दुनिया के पास, ये चारों मुल्कों के पास सैटेलाइट इमेज एक एक चीज है इनके पास। उनको हर वक्त पता है कहाँ जहाज किसका गिरा, कैसे गिरा, किसने गिराया और क्या हुआ। कोई डाउट नहीं है। बजाय से कि वो ट्रंप इनके मुंह पे थप्पड़ मारे, नरेंद्र मोदी को ये कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो जो कहते हैं कि मैंने सुलह कराई, तो दैट्स द एंड ऑफ इट। और 30 दफा कहा, और अभी 3-4 दफा उसने कह दिया कि 5-6 इनके जहाज भी गिरे हैं। ये भी इसलिए कि वो अनाउंस क्यों कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं और जलील करूंगा। फिर 25% टैरिफ्स, फिर 25% और टैरिफ्स। व्हाट डज इट मीन कि आप मुझे लेट डाउन कर रहे हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जो ये रशिया से ऑयल लेते हैं सस्ता, रिफाइन करते हैं, उसके बाद ये उसको ओपन मार्केट में डबल कीमत बेचते हैं। 50% रिबेट पे थ्रू आउट ईरान से उन्होंने ऑयल ली है। अब ईरान ने भी इनको किक आउट कर दिया।
उधर से बांग्लादेश ने कर दिया। तो ये तो आइसोलेट पाकिस्तान इज बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान की बात को जिसे चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बार बार बुलाया जा रहा है, इट मीन्स अ लॉट, नॉट ओनली फॉर हिम कि दे रिकॉग्नाइज हिम अ प्रोफेशनल सिपाही सालार, बट पाकिस्तान का इमेज बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तान has shown that we are very immature, sorry, we are very responsible and mature nuclear state with battle hardened and professional army। ये भी शो हो गया। इंडियन का अदर वे राउंड है, कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि जब तक कश्मीर हल नहीं होगा, ये मुल्कों में कहीं ना कहीं किसी वक्त लड़ाई होगी और बड़ी खतरनाक होगी। तो वी हैव टू रिजॉल्व इट। इंडिया फंस गया है। अब वो कहते हैं निगोशिएट करो, इंडिया कहते हैं सिर्फ टेररिज्म में बात करूंगा, मैं कश्मीर में बात नहीं करूंगा। तो इसलिए अब ये इस वक्त अच्छा सेकंड, अब ये क्या कर रहा है, चाइना से मिलने के लिए जा रहे हैं। हाँ। ये रशिया से मिलना चाहता है, अमेरिका इसको मुंह नहीं लगा रहा, ना चाइना इसको कभी मुंह लगाएगा। आपको पता है कि कभी भी नहीं हो सकता। चाइना ने इसको इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेट करने के लिए यहाँ तक कर लिया है, जितनी दुनिया की इंडस्ट्री इंडिया में लगी है ना, रॉ मटेरियल सारा चाइना से जाता था, उससे रोक दिए। अब इसको समझ आएगी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम। सो मेरे ख्याल में वैसे ये बात सही है। हारिस साहब मुझे ब्रेक लेने का कह रहे हैं, मामला ये फंस गए, इनको लगे जो अहमद अभी बात करते हैं, इनको ये था कि हम जीतेंगे तो हम बड़े ताजियाने बजाएंगे, दुनिया को बताएंगे। इनको ये नहीं पता था कि अगर मार पड़ेगी तो फिर कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो अभी तो ये फंस गए। यू बोथ आर राइट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अहमद हसन अल अरबी साहब है और वो किताब के बारे में मुझे उनसे पूछना भी है, लेकिन मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि वो इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, क्यों हो रही है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ये इंडिया पर जो एक मरतबा फिर भूत सवार हुआ है झूठ का, जो कि मुसलसल बुनियादों से कई दहाइयों से जारी हो सारी है, लेकिन अब बहरहाल बेनकाब होना शुरू हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद हसन अल अरबी और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हम इसी पर तबसरा कर रहे हैं। अहमद, मुझे ये बताइए कि क्या किया है आपने, क्यों आप इतना इंडिया में डिस्कस किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपकी किताब की बड़ी बाज़गश्त मैंने पढ़ी देखी, को क्या ऐसी किताब लेकर आ रहे हैं, उसमें कौन से सच हैं जो इंडिया सुनना ही नहीं चाहता। जी देखें, ये द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग के नाम से मुर्जा सोलंकी साहब और ये हम उसके को ऑथर्स जो बुक हैं, मैं हूं और मुर्जा सोलंकी साहब, हमने इस किताब में, जैसा कि आप जानती हैं कि जंगों के बाद वॉर डायरीज लिखी जाती हैं, और इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में हमने वॉर डायरी के साथ साथ एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फिर उसके साथ हमने ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बारे में पब्लिक नहीं हुई, जिसमें हार्डकोर डेटा, हार्डकोर एविडेंस, इंडिया ने अभी तक जितना पिछले 2 महीने में प्रोपेगेंडा किया है उसका फैक्चुअल डेटा ड्रिवन जो रिबटल है और काउंटर नैरेटिव है, वो इस किताब के अंदर मौजूद है। प्लानिंग रूम से लेकर ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन तक माइन्यूट डिटेल ऑपरेशन की जो है हमने इसके अंदर कवर किया। अब ये बुक जो है, ये खालिस्तानी जो सर्कल्स हैं पूरी दुनिया में, उसके अंदर भी इसका बहुत चर्चा हो रहा है। इसके बारे में जो मणिपुर के अंदर जो नागालैंड है उसके अंदर बहुत ज्यादा इसका चर्चा हो रहा है। इवन कांग्रेस की मैं देख रहा था कोई ट्वीट्स उनके लीडर्स की आई हुई थी इस किताब के बारे में कि इसमें बहुत ज्यादा सबूत है। तो जाहिर है पैनिक बहुत ज्यादा है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और आप ये पैनिक देख रही हैं इनको खौफ ये है कि ये भी और सबूत आ गए इस किताब के बाद तो फिर इनके पास क्या बचेगा। सो उसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए आप देख रही हैं कि इनके अकाउंट्स भी लगे हुए हैं कि जी हमने तो जहाज गिरा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, क्योंकि इनको पता है कि बहुत बड़ा बॉम्बशेल आने वाला है इन सब। अच्छा अहमद हसन, ये फरमाइए कि ये बुक कब आप लॉन्च करने जा रहे हैं, और दोबारा उसका जरा टाइटल भी दोहराइए हमारे नाज़रीन के लिए। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि ये तो बहुत ही मुख्तसर टाइम है जिसमें आपने ये बुक कंपाइल की अलोंग द कोऑथर, तो कितने पेजेस पर मुश्तमिल है, अंग्रेजी में अवेलेबल है, उर्दू में है, क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स भी प्लीज फराहम कीजिए। जी, इस बुक के ऑलमोस्ट 300 पेजेस हैं और ये अंग्रेजी अवेलेबल है। बुक का नाम है द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। ऑलराइट। और इस किताब के अंदर हमने, जी अरसा कम था लेकिन हमने तकरीबन 14 मई से इस पे काम शुरू कर दिया था। अच्छा, पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 22 को हुआ, 22 से लेकर 10 या 12 मई तक की जो डेवलपमेंट थी वो तो
प्रैक्टिकली वी वर लिविंग इट। हम उसमें, आपने देखा होगा मीडिया पे भी हम लोग काफी एक्टिव थे, तो वो तो मिनट बाय मिनट इन्फॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे थे, लिख भी रहे थे, उसको देख भी रहे थे, वी आर प्रैक्टिकली लिविंग इट। तो वो तो उसी वक्त हमने उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने ये देखा कि इंडियंस जो हैं, पूरी दुनिया मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बारे में जानना चाहती है, दुनिया के वॉर स्कूल, दुनिया की जो एम्बेसीज हैं वो चाहती हैं, फिर उसके अलावा दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको पढ़ाने की बात चल रही थी। तो फिर हमने ये कहा कि यार मार्का हक और बुनियानुल मरसूस तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम इंडिया के जो फैशिज्म है उसकी बैकग्राउंड भी इस किताब के अंदर डालेंगे, ताकि लोगों को ये भी पता हो कि वो कौन कौन से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुके हैं, हिंदुत्व क्या है, जायन क्या है, ये किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और पाकिस्तान दुनिया के बिहाफ पे इंडिया को रोक के बैठा हुआ है। तो फिर ये इस चीज के अंदर हमारी थोड़ी ज्यादा टाइम। ग्रेट अहमद हसन, विश यू गुड लक फॉर दिस ब्यूटीफुल कंटेंट जो आप अभी जनरेट कर चुके हैं, और वो मार्केट हो रही है। कब आ रही है, लॉन्च कब है, बस जल्दी से बता दें, 30 सेकंड्स है मेरे पास। इंशाल्लाह ये कल हम इसको लॉन्च करेंगे। ओह दैट्स ग्रेट। चले भाई, तो आपने हमारे चैनल पर आकर ये अपनी बुक लॉन्च का भी बता दिया है, तो कल अब ये अवेलेबल हो जाएगी अहमद हसन अल अरबी के, और इनके को ऑथर जो हैं उनके हमरा लिखी गई इस किताब को मार्केट भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इंडिया जो है वो तो अभी से ही इसको डिबेट कर रहा है। पाकिस्तान में बहरहाल एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा, और हम इस किताब को पढ़ेंगे भी, और जरूर जानेंगे कि इन लोगों ने क्या ऐसे एविडेंस हैं जो कलेक्ट किए हैं पूरी दुनिया के लिए। वेल, आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अहमद हसन, आपका बहुत शुक्रिया। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।